हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन, जो कि यूनिट 1 है केमिस्ट्री क्लास 10th से, उसका केमिकल एक्वेशन वाला पार्ट। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सारा हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो आपने देखा ही होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं दे दूंगा, वहां पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। समझ आया क्या बोला मैंने? केमिकल इक्वेशंस क्या है? एक मेथड है, एक जरिया है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। अब वो जो हम दिखाते हैं वो वर्ड फॉर्म में भी दिखाते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखाते हैं। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में दिखा रहे हैं, वर्ड फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ड फॉर्म में हम उसको शो कर रहे हैं, तो दैट एक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड एक्वेशन। उसे हम वर्ड एक्वेशन का नाम देंगे। और अगर हम उसी केमिकल रिएक्शन को हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो उस फॉर्म को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। समझ आया? केमिकल इक्वेशंस क्या है? एक मेथड है, एक जरिया है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे। यहां पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे जो केमिकल रिएक्शन है, इसको हम वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शब्दों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, ये बच्चों कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी? ये होगी, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड एक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ड एक्वेशन। क्योंकि यहां पे इट इज अ वर्ड इक्वेशन बिकॉज द रिएक्शन इज रिटन इन वर्ड्स। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये वर्ड्स में लिखी गई है। ये किस में लिखी गई है बच्चों? वर्ड्स के अंदर लिखी गई है, शब्दों में लिखी गई है, इसलिए ये वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। अब अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी कि जो इस रिएक्शन के अंदर अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, वो जो हिस्सा ले रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, अगर उन एटम्स के सिंबल्स को हम यहां पे लगाएं, ठीक है। अब जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है बच्चों? Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? ZnSO4 होता है। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2 होता है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट हैंड मेथड कहेंगे। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल एक्वेशन, इसे हम शॉर्ट हैंड मेथड का नाम देंगे बच्चों। समझ आया आपको? इसको किसका नाम देंगे? शॉर्ट हैंड मेथड का नाम देंगे। अब एक चीज और समझने वाली है बच्चों, यहां पे जो एटम्स एक रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर इसी रिएक्शन की बात करें तो यहां पे कौन कौन से एटम्स हिस्सा ले रहे हैं? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स या फिर कंपाउंड्स जब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं, तो उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। ध्यान से देखिए, इनको क्या कहेंगे? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहां पे क्या कहेंगे? दीज आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। समझ आया? अब इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनेंगे, जो नए कंपाउंड्स बनेंगे, जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो नए एटम्स बनेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको बच्चों हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या है? ये हैं प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन के ये क्या है? प्रोडक्ट्स। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या थे बच्चों? रिएक्टेंट्स थे, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और हिस्सा लेने के बाद इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुई बच्चों, तो रिएक्शन होने के बाद जो नए कंपाउंड बने, जो नए मॉलिक्यूल्स बने, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो कहलाएंगे प्रोडक्ट्स।
इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स। तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर द रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल एक्यूशन। समझ आया बच्चों? ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे बड़ी सारी बुक्स के अंदर एक कंफ्यूजन सी है और बच्चों में भी कंफ्यूजन रहती है कि हमेशा बुक्स के अंदर ये दिया गया है कि हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाता है। हमेशा लेफ्ट रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। बट मेरा ये खुद का ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। रिएक्टेंट्स जो है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए एग्जांपल से बताऊंगा। अगर मैं इसी को जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करके एरो का साइन इधर कर दूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ? अभी देखिए रिएक्टेंट्स कहां चले गए? राइट हैंड साइड में चले गए ना। वो तो राइट हैंड साइड में चले गए और राइट हैंड साइड में जब वो रिएक्ट किया तो एरो को मैंने चेंज किया, एरो की डायरेक्शन चेंज की। तो एरो की डायरेक्शन जब इधर की तो ये क्या बन गए? इनके प्रोडक्ट्स बन गए। तो प्रोडक्ट्स आ गए अब लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये एक बड़ी सारी बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमेशा उधर ही होता है। बट हम एनसीईआरटी बुक को अगर प्रेफर करें तो वहां पे यही दिया गया है कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। बट ये मेरा मानना है, मेरा खुद की ये एक विचार है, मेरी एक थॉट है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाएं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में बने। बस चेंज क्या करना है? हमने एरो को चेंज करना है, ठीक है। बट हम एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस रिएक्शन की वजह से वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। समझ आ गया बच्चों? और सेकंड मैंने बता दिया था कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक को हमने Zn से लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 और प्रोडक्ट हमारे पास बना है ZnHO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये होगी हमारी क्या? केमिकल इक्वेशंस। इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब बच्चों केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं, दो तरह की केमिकल इक्वेशंस आती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में हो और उतने ही इक्वल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड में होने चाहिए। एग्जांपल से जैसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है यानी कि रिएक्टेंट्स में है उतने ही वो प्रोडक्ट वाली साइड में होने चाहिए। तो वो जो इक्वेशन होगी वो कहलाएगी हमारी बच्चों कौन सी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। समझ आया? क्या कहलाएगी वो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल ली हुई है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। ये रिएक्टेंट वाली साइड है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं वो क्या है? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, टेक पार्ट ले रहे हैं। और ये जो है इस केमिकल रिएक्शन से जो हमारे पास नए कंपाउंड्स, नए मॉलिक्यूल्स, नए एटम्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स कहेंगे। अब जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में होने चाहिए तो ही वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। देख लेते हैं। अगर हम यहां पे एटम की बात करें जिंक, तो जिंक लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे लिख लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड लिख लेता हूं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है ये जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है, जिंक कितने हैं यहां पे? वन ही, एक ही है। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? दो है। अगर सल्फर की बात करूं एस की तो एक ही है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितने हैं? चार है। अब अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड में भी होंगे तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो देख लेते हैं राइट हैंड साइड में, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले जिंक कितना है? एक ही है। सल्फर एस, सल्फर भी एक ही है। ऑक्सीजन चार हैं, ये देखिए। हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं, तो हाइड्रोजन दो आ गए। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए,
जिंक एक था, जिंक एक है, जिंक के साथ जिंक। हाइड्रोजन दो थे, हाइड्रोजन दो हैं, जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट्स में। सल्फर एक था, सल्फर एक ही है, यहां पे भी मैच कर गया। ऑक्सीजन चार हैं, ऑक्सीजन यहां पे भी चार है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स बच्चों रिएक्टेंट में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के वो प्रोडक्ट वाली साइड में भी आ रहे हैं। तो दिस मींस ये जो आपकी इक्वेशन है इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे बच्चों। समझ आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स के लिए, कि एक आपको केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करके बताइए। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप जो होती है वो होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड, कौन सी? अनबैलेंस्ड। अब एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो इक्वेशन होती है, वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। यानी कि जैसे तराजू हो गया, एक तराजू आपने ले लिया, एक साइड में आपने 2 किलो चावल रख दिए और एक साइड में आपने 5 किलो चावल रख दिए, तो अनबैलेंस हो गया ना, तराजू जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो सेम यहां पे जितने रिएक्टेंट वाली साइड में एटम्स होंगे अलग अलग एटम्स के, अगर वो प्रोडक्ट वाली साइड में नहीं होंगे उतने, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल जैसे एग्जांपल हमने लिखी हुई है हाइड्रोजन, अगर रिएक्टेंट्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और हिस्सा लेने के बाद जब इनके बीच में रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास जो नए कंपाउंड, जो नए मॉलिक्यूल्स, जो नए एटम्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे कंपाउंड बना है वाटर, वाटर कंपाउंड भी कहलाता है, वाटर को मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया हम प्रोडक्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। अब चेक कर लेते हैं कि क्या रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट वाली साइड में। रिएक्टेंट वाली साइड में अगर देखें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, लिख लिया। अब प्रोडक्ट वाली साइड की बात करेंगे, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं बच्चों। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 1 है बच्चों। अब देखिए, अब देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, शाबाश। क्या आ गया? अब हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 हैं। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाइड्रोजन तो पूरा बैलेंस है। जितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्टेंट वाली साइड में है उतने नंबर ऑफ एटम्स बच्चों हाइड्रोजन के प्रोडक्ट वाली साइड में भी हैं, 2 and 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहां पे 2 हैं बट यहां पे 1 है। आ गया ना डिफरेंस? डिफरेंस आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, डिफरेंस आ गया। कौन सा डिफरेंस आया बच्चों? डिफरेंस आया ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड में बच्चों 2 थे बट प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं? 1 ही है। तो हो गया ना अनबैलेंस। तराजू क्या है? तराजू बिगड़ गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो इसी को कहते हैं बच्चों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाली साइड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं उनका क्वांटिटी, उनका नंबर जो है वो अलग होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, देन दोज केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। याद रख लो अच्छे से, पेपर में आएगा ये, पक्का पक्का पेपर में आएगा ये, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस होती क्या है उसकी डिफाइन भी हमने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आगे पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग किया कैसे जाता है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपको कहा जाए कि इसको बैलेंस करके बताइए, बैलेंस करके बताइए इसको। तो कैसे करेंगे बैलेंस? अगर एक तराजू के एक साइड में 5 किलो का पत्थर रखा हुआ है और एक साइड में 3 किलो का पत्थर रखा हुआ है, तो बच्चों कैसे बैलेंस करेंगे आप उसको? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कैसे बैलेंस करेंगे। एक तराजू में 5 किलो का पत्थर है और एक तराजू में 3 किलो का पत्थर है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? दोनों के एक बराबर कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? सिंपल है कि अगर यहां पे 5 किलो है, यहां पे 3 किलो है, तो क्या करेंगे हम? इसके बीच में राइट हैंड साइड में भी 2 किलो और ऐड कर देंगे। 3 2 5 हो गया, 5 इधर है, 5 बैलेंस हो गया पूरा। तो
उसी तरह से इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है बच्चों। तो वो जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आज की वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों क्या करना है आपको अच्छे से पता है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।